नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो है ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसके बारे में। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थोड़ा मिसलीडिंग सा टॉपिक लगेगा आपको कि यार आज इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई एकदम से इस टॉपिक की। तो रिसेंट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में हुए हैं उनके उसके संदर्भ में कुछ क्लैरिटी लाने के लिए कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस क्या हैं इन मैटर्स के ऊपर, उसके लिए वीडियो बनाया है। स्पेशली द मैटर रिलेटेड टू द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स बाई विच अथॉरिटी, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि जो नॉमिनेशंस होंगी मेंबर की वो कौन करेगा। तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएं। चलो देखते हैं आगे, एंड तक देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये मोटे तौर पे इस वीडियो का एजेंडा रहेगा। आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो को। आगे बढ़ते हैं एक एक करके। बैकग्राउंड जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, एज एवरीबडी नोज कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था और स्टेट को दो हिस्सों में यानी कि दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को बनाया गया था यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और लद्दाख था विदाउट लेजिस्लेचर। उसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि कह सकते हैं कि यार गवर्नेंस और उसके बीच में एक तरह का वो लाना था, कोहरेंस लाना था। यूनियन और उसके बीच में बहुत सारे एक्ट्स जो थे वो एप्लीकेबल नहीं थे, स्टेट के कुछ डिफरेंट एक्ट्स थे, यूनियन के कुछ और एक्ट्स थे, उन सभी एक्ट्स को एक साथ लाना था। तो ये इनके मेन रीजंस थे। तो अब आ जाते हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर की प्रोविजंस जो 2019 का एक्ट था वो कहता था कि टोटल 107 सीट्स होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें से 24 जो है उस जम्मू कश्मीर जिसको POJK के लिए कहा जाता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, यानी कि वो सारी टेरिटरी जम्मू कश्मीर स्टेट की जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके लिए 24 सीटें रिजर्व की गई थी इन एंटिसिपेशन ऑफ द डे जब पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन है 92 का, उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए 24 सीटें ओपन की जाएंगी। लेकिन अब कोई पूछेगा कि जो CJK है, सॉरी COJK है, चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, यानी कि अक्साई चीन कह रही है वहाँ पे कोई रेजिडेंट्स नहीं रहते, वहाँ लोग रहते नहीं, तो उनके लिए सीटें रिजर्व करने का कोई तुक नहीं बनता। और वैसे भी अब वो J&K का हिस्सा नहीं है, लद्दाख का हिस्सा है। तो प्रोसेस क्या था हमारे यहाँ पे प्रोसेस था कि 2019 के जो एक्ट था, समझिएगा 2019 के बाद 2023 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था। इन दोनों को एक साथ रख करके मैं समझाऊंगा, 19 प्लस 23, इन दोनों को ऐड करके हम जानेंगे कि आज क्या पोजीशन है। थोड़ी क्लैरिटी के लिए, बड़ी सारी कन्फ्यूजन है, लोग आज भी 19 और 23 के एक्ट का रेफरेंस ले लेके कन्फ्यूज होते रहते हैं। सबसे पहले था कि डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू वोटिंग होगी, जिसमें 107 में से 83 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली चुने जाएंगे, ये 83 MLAs आएंगे, ऐसा कहा गया था 2019 के एक्ट में। 2019 के एक्ट में ऐसा कहा गया था। और उसी एक्ट में सेक्शन 15 में कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो 2 वुमेन मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, यदि उसको लगता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट नहीं है। यह आ गया लेफ्टिनेंट गवर्नर की सेक्शन 15। Lieutenant Governor can nominate 2 women members if they are deemed inadequately represented in the assembly। तो अब ये पूरा का पूरा ना एक इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है कि ये डीम्ड इनएडिक्वेट क्या क्राइटेरिया होगा। हाँ, LG को लगता है, ये उसके विवेक पे है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि हाँ ये औरतों का रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट नहीं है, तो वो किसी भी 2 महिलाओं को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकता है। फिर 2023 में जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन आया, उसको डिलिमिटेशन कमीशन को ये पूरा काम दिया गया कि अब हमें सीटों को क्या करना है, उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना है। और इसी के साथ 7 नई सीट्स जो थी वो ऐड की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 नई सीट्स ऐड की गई थी और उन 7 सीटों की वजह से टोटल जो काउंट था वो 90 पहुंच गया था। पहले 83 था, इसमें प्लस 7 ऐड होकर 90 हो गई थी। अब इन 90 सीट्स को किस तरीके से J&K के अंदर रीडिफाइन किया जाएगा, उसका काम डिलिमिटेशन कमीशन को दिया गया। और डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या किया, अपनी रिकमेंडेशंस दी। पहले तो उन्होंने 90 के 90 सीट्स की बाउंड्री डिफाइन कर दी, और बाउंड्री डिफाइन करने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ और रिकमेंडेशन दी गई थी। डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दी गई थी जिसकी वजह से 2023 का अमेंडमेंट एक्ट आता है। और इस अमेंडमेंट एक्ट में मोटे तौर पे क्या चेंजेस आते हैं वो याद रखिएगा। सबसे पहले 15A नाम की एक सेक्शन इंट्रोड्यूस की जाती है जो एनेबल करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी में से 2 इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करने के लिए, जिनमें से मिनिमम एक वुमन यानी फीमेल होनी चाहिए।
और सिमिलरली 15B सेक्शन इंट्रोड्यूस की जाती है 15 सेक्शन 15 के नीचे, ए और बी, जो कहता है कि पीओजेके के जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए एक सीट गवर्नर जो है वो रखेंगे नॉमिनेशन के लिए। अब इसके पीछे जो क्राइटेरिया यूज किया गया वो ये था कि जो हमारे जम्मू कश्मीर सरकार के पास जो डेटा था, उस डेटा में ये माना जाता है, क्योंकि उनके पूरा का पूरा डेटा रजिस्टर्ड है, हर इंडिविजुअल का डेटा था, कि ऐसे 1,58,976 लोग हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की कैटेगरी में फिट बैठते हैं। इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से लोग हैं, मेजॉरिटी इसमें कश्मीरी पंडित हिंदूज जिनको कहा जाता है वही थे। मुस्लिम और सिख भी इसमें कुछ काउंट होते हैं। तो इतने लोग हैं। और जो हमारे डिस्प्लेस्ड लोग हैं, पीओजे के रिफ्यूजीज हैं, वो 47, 65 और 71 की जो 3 वॉर हुई थी उस टाइम पे जो विस्थापित होकर के जम्मू कश्मीर में आए थे उनको पीओजे के रिफ्यूजीज कहा जाता है। उनकी तादाद 41,844 है। तो यदि आपको याद हो, डिलिमिटेशन कमीशन जब इंडिया JNK में आया था तो उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, और मोटे तौर पे बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन देने के हिसाब से, मतलब ऐसा रहे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ वोटर्स सिमिलर ही हो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे। उसमें सबसे मिनिमम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पॉपुलेशन सिलेक्ट की गई थी हिली टेरेन में, वो 80,000 थी। तो 80,000 के हिसाब से यदि आप काउंट करें तो इनकी 2 सीट्स बनती हैं, और 41,000 की पॉपुलेशन पे इनको मिनिमम आधी तो दे नहीं ना सकते, एक रिप्रेजेंटेटिव तो होगा। इनको 1 सीट दी गई। इसलिए कश्मीरी पंडित जो कोटा माना जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा, उनको 2 सीटें दी गई और 1 सीट दी गई पीओजेके के रिफ्यूजीज को दी गई। ऑल्दो यदि आप जानते हो तो डिमांड तो लोगों की ये थी कि जो 24 सीट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हमने वो कर रखी हैं, रिजर्व कर रखी हैं, उनको डी फ्रीज किया जाए। बट डिलिमिटेशन कमीशन ने उसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं कर सकते, ये 24 सीटें उन लोगों के लिए, जब वो लोग आएंगे उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तब तक हम नॉमिनेशन के थ्रू उन लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही थी इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने का। यदि आपको पता हो तो आर्टिकल 331 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी कहता था, जिसमें हम पार्लियामेंट यानी लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे। ये वो कम्युनिटीज के लिए नॉमिनेशन का मेथड यूज किया जाता है। थोड़ा क्लियर कर लूँ ऐसा क्यों करते हैं। जब हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, लोग चुनकर आ रहे हैं, तो हम क्यों इस तरह के नॉमिनेशंस करते हैं। कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो वाइडली स्प्रेड आउट होती हैं। वो पॉपुलेशन इतनी स्प्रेड आउट है कि वो अपने दम पे किसी एक सीट पे, एक भी सीट अपने दम पे अपने लोगों के लिए नहीं जीत सकते। तो उनको इस तरीके से नॉमिनेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। जैसे एंग्लो इंडियन पूरे देश में फैले हुए थे, वो चाह के भी एक सीट में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे और किसी एक सीट को इंपैक्ट नहीं कर सकते थे, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव शायद नहीं आ सकता था कभी भी। इस वजह से एक अलग से मैकेनिज्म चूज बनाया गया उनके लिए। तो ये अब अपना पूरा का पूरा करंट नॉमिनेशन का जो हमारा वो है चार्ट है, इसको देख लीजिए। डिटेल्स ये हैं कि जो 2 वुमेन होंगी जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे जिसमें एक मेल एक फीमेल होगी, एक डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओजे के रहेगा, तो टोटल 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। अब ये लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि समझना बड़ा जरूरी है कि हु विल नॉमिनेट दैट। तो लेट अस क्लियर द एयर। हम जब सेक्शन 15 को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये जो अथॉरिटी दी गई है नॉमिनेशन की, ये ना ही इलेक्शन कमीशन के पास है, ना ही किसी और इंडिविजुअल या अथॉरिटी या कोर्ट के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिस्क्रिशन है, यानी उसकी मर्जी है। वो जिसको सही समझेगा उसको नॉमिनेट इस सेक्शन के अंडर कर देगा। तो आई होप ये वाली क्लैरिटी आ गई हो, क्योंकि बहुत अनइन्फॉर्म्ड मैं डिस्कशंस देख रहा था। कोई इलेक्शन कमीशन को ये अथॉरिटी दे रहा है, कोई किसी और को दे रहा है, बट ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। अगर उसको लगता है कि इन 3 कैटेगरीज में से कहीं भी अंडर रिप्रेजेंटेशन है और रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो वो इन इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट कर सकता है। ऑल्दो इस पर एक सवाल उठाया जा सकता है कि ये डिसीजन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, क्या ये सोल डिसीजन LG का होगा या फिर वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करेगा। तो दिस इज समथिंग विच इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड जिसमें लीगल स्क्रूटनी हो सकती है कोर्ट में। कोर्ट इस पर डिसीजन देंगे, बट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी आई थिंक लेफ्टिनेंट गवर्नर might have this authority and this should prevail in the court also. Let us move to the next slide. रही बात ये जो 5 इंडिविजुअल्स होंगे, इनके पास क्या अधिकार रहेंगे। क्या ये वोट डाल सकते हैं, क्या ये सरकार के कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं। इनको हर प्रकार के वोटिंग राइट्स होंगे, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, यानी कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो उसमें ये 5 इंडिविजुअल्स वोट नहीं डाल पाएंगे। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ जो वोट देने का अधिकार होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ही होता है, उसके अलावा किसी को वोटिंग का अधिकार नहीं होता।
फिर आ जाते हैं रिजर्वेशन के ऊपर। तो डिलिमिटेशन कमीशन और 2023 का जो अमेंडमेंट था उसके बाद और पहले की बात करते हैं प्री 2019 जो मतलब 370 हटने से पहले ऐसा नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, बट सिर्फ एससी कम्युनिटी के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी गई थी जो कि प्रोपोर्शनल है उनकी पॉपुलेशन के स्टेट की। बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट 2019 का एक्ट एंड डिलिमिटेशन रिपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट टू 2023 का जो अमेंडमेंट है उसमें 7 सीटें एसटी के लिए एज इट इज़ रखी गई और 9 एसटी कम्युनिटी के लिए भी रिजर्व कर दी गई। तो ओवरऑल कंपोजिशन हमारी अब जो रियासत नहीं कहूँगा, यूनियन टेरिटरी कहूँ, केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका ये रहेगा कि टोटल सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में 114 है, 107 नहीं, प्लीज़ 107 से कंफ्यूज मत कीजिए। 107 कब थी? 107 तो 2019 के एक्ट में थी, जब बाद में 7 जोड़ दी गई तो आज की डेट में 114 हैं, जिसमें से 24 जो हैं पीओजेके के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं और 90 सीटों पे चुनाव अभी अभी संपन्न हुआ है। तो अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। आर्टिकल 331 मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से हम एंग्लो इंडियंस को आर्टिकल 331 के अंदर नॉमिनेट करते हैं और उसका सोल पर्पस सिर्फ है रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना। तो कंक्लूजन ये है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेंडमेंट जो है वो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस करता है। वो कम्युनिटीज़ जो कि पूरी तरह से पॉलिटिकली मार्जिनलाइज थी, यानी एसटी कम्युनिटी हो गई, पीओजे के रिफ्यूजीज़ हो गए, जिनको वोटिंग का राइट भी नहीं था, उनको ना कि जस्ट राइट मिले हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ इंक्लूडेड इन दैट, तो उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा वोटिंग के साथ साथ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स कैन बी 5, बट इट इज़ फ्लेक्सिबल, ज़रूरी नहीं है कि 5 ही होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, यदि वो चाहे तो 1 भी ना करे, यदि वो चाहे तो 5 के 5 कर सकता है। तो कुल मिला के ये 90 यदि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और 5 उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं, तो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ जो है वो 95 मेंबर्स होगी। 95 के हिसाब से मेजॉरिटी मार्क जो है, मेजॉरिटी मार्क सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को या किसी भी जो उनका गठबंधन है उनके पास 48 का नंबर जो होगा वो 50% प्लस 1 मार्क रहेगा। आई होप बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। 2019 और 23 की अमेंडमेंट में कई बार मैं खुद भी कंफ्यूज रहता था कि यार ये 107 है, 114 है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर नाउ कि नॉमिनेशंस के थ्रू 5 मेंबर्स आएंगे, 90 डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, प्लस 2 जो वुमेन थी, प्लस 2 माइग्रेंट कम्युनिटी, प्लस 1 पीओजे के रिफ्यूजीज़, तो 95 इज़ द टोटल एंड 24 आर रिजर्व्ड जो कि पीओजेके के लिए हैं, यानी कि डायरेक्टली जो हमारे इलेक्ट होने वाले मेंबर्स होंगे, यदि पूरा का पूरा स्टेट इंटीग्रेट होता है 114 होंगे, लेकिन 5 फिर भी नॉमिनेट होंगे, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी 119। दिस कुड बी अ वेरी गुड क्वेश्चन इन एमसीक्यू। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली का, एंड आई गिव यू 114, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू विल टिक 114 की 114 आपने कहीं पढ़ा था, बट 114 में 5 जोड़ना है। दिस इज़ द मैक्सिमम टू विच आर लेजिस्लेटिव असेंबली कैन गो। सो अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप पोस्ट कीजिएगा कमेंट्स में, विल सी उनके आंसर कैसे किए जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।